Now, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब याद करो, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, याद है? लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का तभी कंजर्व रहता है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट, जब उस सिस्टम में या बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे। तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए लिख रहा हूं, नाउ फॉर ट्रांसलेशन मोशन एंड देन फॉर रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड देन फॉर रोटेशनल मोशन, है ना। ट्रांसलेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी सिस्टम के लिए या किसी बॉडी के लिए। रोटेशनल मोशन में यही टर्म आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ये जरूरी है कि भाई किस एक्सिस के लिए आप ले रहे हो या किस पॉइंट के लिए ले रहे हो। तो मैंने एक्सिस डाल दिया यहाँ पे। इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये नेट फोर्स के इक्वल है। तो ट्रांसलेशन मोशन पे ये न्यूटन सेकंड लॉ है, एंड रोटेशनल मोशन के लिए ये न्यूटन सेकंड लॉ है यहाँ पे, ठीक है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो रख दें इन एनी सिस्टम और इन एनी बॉडी, तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, वैसे सम आपने लिख दिया तो नेट लिखने की जरूरत नहीं, इट इज एक्सटर्नल। इफ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, क्या होगा भाई इससे? ये राइट साइड का टर्म डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वेक्टर इज आल्सो जीरो। इसका मतलब डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, या फिर लीनियर मोमेंटम कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट। ये चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का या बॉडी का या पार्टिकल का। अगर पूरा सिस्टम है तो फिर पूरे सिस्टम के लिए लेना, अगर एक पार्टिकल को देख रहा है तो फिर एक पार्टिकल की बात हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी इसी एक्सिस के लिए आएगा, अबाउट द सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस। ये बात ध्यान से रखना, क्योंकि टॉर्क अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आप जिस एक्सिस के लिए टॉर्क देख रहे हो उसी एक्सिस के लिए एंगुलर मोमेंटम भी देखना है। तो एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो, and this implies that delta L is equals to zero. So final angular momentum is equals to initial angular momentum, या फिर angular momentum कैसा रहेगा? Constant. So this is the principle basically. ये principle है, ये translation motion के लिए और ये rotational motion के लिए। conservation of ये linear momentum है and this is conservation of linear angular momentum, ये principle हो गया। तो अब हम यहाँ पे इनको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम को, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सिस्टम पे या बॉडी पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम पे या बॉडी पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। दिस इज पेज नंबर 2। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जांपल से हम समझ रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। यहाँ पे सपोज ये एक डिस्क है, दिस इज एनी डिस्क एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही, सपोज ये जेड जेड डैश एक्सिस है यहाँ पे, और एक्सिस कहां से पास हो रहा, सेंटर ऑफ मास से, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क यहाँ पर रोटेट हो रही है। अभी क्या करते हैं हम, धीरे से यहाँ पर 4 पार्टिकल ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे 4 कॉर्नर पे 4 पार्टिकल आप ड्रॉप कर देते हो। मतलब अगला जो डायग्राम है ये इस तरह से, फिर एक और डायग्राम ये इस तरह से लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम डिस्क एंड सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये 3 डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस पे 4 पार्टिकल यहाँ पे धीरे से गिरा के रख देते हैं। ये 4 पार्टिकल हमने रख दिए, ये पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल है ये सभी। इन 4 पार्टिकल को हमने यहाँ पर डिस्क पे गिरा दिए, हर एक का मास m, हर एक का मास m, हर एक का मास m, और डिस्क अभी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। अभी इन 4 पार्टिकल को आप यहाँ पे रख देते हो, मतलब यहाँ पे 4 पार्टिकल चिपक जाते आके डिस्क पे, ठीक है। तो अब इसी एक्सिस के लिए डिस्क की न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। नाउ दिस इज द डिस्क और ये 4 पार्टिकल्स हैं, मतलब डिस्क अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, और फिर उसमें जैसे मान लो ये डिस्क है, आप इसको डिस्क इमेजिन कर लो, ये इस तरह से रोटेट हो रही है यहाँ पे, है ना, ये ऐसी रोटेट हो रही है, और यहाँ पे 4 पार्टिकल आपने उसके सरकमफ्रेंस पे गिरा दिए, या मुंह आपने गिरा दिए इक्वल मास में। तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देते कि भाई ये डिस्क है, रोटेट हो रही है, एक्सिस पे आपने एक और रिंग रख दो या एक और डिस्क इसके ऊपर से प्लेस कर दो, तो नई एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अभी इसमें देखो, जब आप इनको रखोगे इसके ऊपर, तो जो वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये एक्सिस के पैरेलल रहेंगे। दिस इज जेड एंड जेड डैश एक्सिस। अगर हम इनके वेट भी देखें, इट इज स्मॉल mg, इट इज स्मॉल mg, इट इज स्मॉल mg, इट इज स्मॉल mg, ऑल द वेट आर पैरेलल टू द एक्सिस, और इनके जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये भी पैरेलल टू एक्सिस आएंगे। वैसे तो हमने इसको चिपका दिए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो जो वेट यहाँ पे लग रहा है एक्स्ट्रा, या जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, ये एक्सिस के पैरेलल हो गए। और हमने पढ़ा था वो दरवाजे वाला एग्जांपल याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स एक्सिस पे लगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, अगर कोई फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस इज 0, इस एक्सिस के अबाउट इसमें नेट टॉर्क नहीं है, ठीक है, नेट टॉर्क 0 है। मतलब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, यहाँ पे कंजर्व रहेगा। इन पार्टिकल को आपने छोड़े, ये कब की कंडीशन, इट इज जस्ट बिफोर, आप कोलिजन वर्ड यूज कर सकते हो, जस्ट बिफोर ड्रॉप,
और ये कंडीशन कब की है, इट इज जस्ट आफ्टर ड्रॉप, और ये कंडीशन है यहाँ पे ड्यूरिंग ड्रॉप, मतलब ये बहुत थोड़ी देर के लिए। हालांकि जो एंगुलर वेलोसिटी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्सेस नहीं है तो ये उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता रहेगा, तो हमको जस्ट बर्ड बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ड्रॉप करने के बाद भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इक्वल पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड, इक्वल पार्टिकल्स को आपने नीचे गिरा दिया, यहाँ पे धीरे से गिरा दिया आपने, और गिराने के बाद वो जंप नहीं हो रहा है, उसी पे चिपक गए हैं यहाँ पे, है ना, जंप नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए, उसी पे चिपक गए, जिससे के कारण कोई भी अनबैलेंस नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी बाहर से अनबैलेंस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, आप जेंटली आप प्लेस कर सकते हो। इक्वल पार्टिकल आर ड्रॉप्ड और जेंटली प्लेस्ड, बहुत धीरे से आराम से आपने क्या कर दिया, अपने पार्टिकल्स को रख दिया है, जेंटली प्लेस्ड, या फिर आपने गिरा दिया वहां पे बहुत धीरे से, अनबैलेंस टॉर्क नहीं आना चाहिए। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। अब इनके जो वेट हैं और जो नॉर्मल है वो एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस सिस्टम पे, सिस्टम किससे मिलकर बना, डिस्क और चारों पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बना है, तो कोई टॉर्क यहाँ पे है नहीं, और टॉर्क नहीं है इसका मतलब सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z डैश एक्सिस एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस। यहाँ पे मैंने ये लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला है, यहाँ पे अभी सिर्फ डिस्क अकेली है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 इंटू ओमेगा, और जब आप ये चार पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ जाएगा, यहाँ पे चार पार्टिकल के कारण भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज mr²/2, ये हो गया डिस्क के लिए, प्लस 4 टाइम्स mr², ये हो गए चारों पार्टिकल के लिए, इनटू कितना कर दोगे, ओमेगा डैश। तो ये हमने अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल से ये इक्वेशन को लिख दिए। तो अब एंगुलर मोमेंटम मतलब सॉरी एंगुलर वेलोसिटी निकल के आगे, मैं राइट साइड की जगह पे यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। सो एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय mr²/2 into omega whole divided by mr²/2 factor plus 4 times small m into r²। ये 4 टाइम्स mr², एक पार्टिकल के लिए mr², तो ऐसे चारों पार्टिकल के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस mr² प्लस mr² प्लस mr², इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ये न्यू एंगुलर वेलोसिटी है। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई मतलब ये 2 को हटाना तो यहाँ पे 8 फैक्टर आएगा। हाँ, इसमें और ये हो सकता है कि अगर डिस्क का मास और जो एक पार्टिकल है उनके मास सेम है तो आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अलग अलग मास लेके ये कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 3 पे। Now this is page number 3। अगला एग्जाम्पल, पेज नंबर 3, अगला एग्जाम्पल ये है इसमें। इस पे अब मैं ये सपोज हमने अर्थ लिए, दिस इज द अर्थ, और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, दिस इज सपोज z डैश एक्सिस आप मान लो, एंड दिस इज द अर्थ, और अर्थ की रेडियस है r, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, और अर्थ का मास सपोज कैपिटल M है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है, तो
अभी जो टाइम पीरियड है रोटेशन का अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ का, ये कितना है 24 आवर है। कंडीशन बना रहा हूं मैं यहां पर कि इफ अर्थ इज श्रिंक, अर्थ इज श्रिंक, r dash is equals to r by 2 due to its internal forces। अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि जिसके कारण ये अर्थ सिकुड़ जाए और उसकी जो न्यू रेडियस है वो कितनी हो जाए, अभी जो रेडियस है उसका हाफ हो जाए। देन फाइंड न्यू टाइम पीरियड, इसका न्यू टाइम पीरियड कितना होगा अपने एक्सिस पे रोटेशन का, एक्सिस वही है तो नए टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब जो दिन रात है, अभी जो दिन रात है वो कितनी देर के हो रहा है 24 आवर के हो रहे हैं, तो जो न्यू डे एंड नाइट है वो कितनी देर के होने लगेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ अर्थ इज श्रिंक ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस एंड इट्स न्यू रेडियस विल बी r/2 ऑफ ओरिजिनल रेडियस। ठीक है ना, यहाँ पे हमको ये एज्यूम करना, कंसीडर अर्थ एज अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अर्थ को क्या एज्यूम करना है, अर्थ इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर आपको ट्रीट करना है, अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ गए ना कि क्या है, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, अभी जो डे एंड नाइट्स हैं ये 24 आवर के, अगर अर्थ सिकुड़ने लगे, श्रिंक करने लगे अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो और जो रेडियस है वो उसकी रिड्यूस होके हाफ हो जाए, तो दिन और रात पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या रोटेशन का न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे से रिलेट होते हैं, और ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ये याद है हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ था। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ऐसे यहां पर भी दिस टर्म इज 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश, मतलब इसकी जो रोटेशन की एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, रोटेशन की एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अर्थ अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण श्रिंक हो रही है। तो मान लो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है इंटरनल फोर्स, और यहाँ पर जैसे एक पार्टिकल ये वन और ये उसका दूसरा पेयर है वन डैश, तो ये भाई इंटरनल फोर्सेस मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से। सो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1। या कहीं और पार्टिकल ले लो, ये ले लो, यहाँ पे इट इज 2 एंड 2 डैश, तो ये भी फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं कि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है हमेशा कहां से पास होगी, F2 डैश, एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 डैश ऑन 2। तो जो भी इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं जो अर्थ को क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए ये जो फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस, ये टॉर्क, इनके कारण जो नेट टॉर्क आएगा वो जीरो रहेगा, नेट टॉर्क जीरो रहेगा। अगर हम ये बोले भाई हाँ हो सकता है कि कोई फोर्स इस पे क्या कर दे, टॉर्क प्रोड्यूस कर दे इंडिविजुअली, लेकिन उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो क्या कर देगा, वहां पे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है ना, तो जैसे ये है भाई, तो जो फोर्स आ रहा है, जैसे यहां से फोर्स आ रहा है तो इसका पेयर इधर पे है, तो ये एक्सिस से पास हो रहा है, और अगर ये एक्सिस से पास होंगे तो इनके लिए जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। सपोज दिस इज द अर्थ, और ये अभी अपने एक्सिस पे 24 आवर में पूरा एक राउंड ले लेती है। ठीक है ना, तो अगर ये श्रिंक होके इसकी रेडियस आधी बचे इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होती है, एक्सिस से पास होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहां लिख दे रहे हैं हम, सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, जीरो। इसका मतलब अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब I into omega and it is I dash into omega dash. So I into omega की जगह आप 2 पाई बाई
टी लिख दो और यहाँ पे आई डैश इंटू 2 पाई अपॉन टी डैश लिख दो, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 पाई से ये 2 पाई वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया। रीअरेंज कर लेते तो नया टाइम पीरियड will be given by I dash upon I new moment of inertia upon initial moment of inertia into actual time period। और अर्थ को क्या मान लिए हमने, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा 2/5 m into r/2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2/5 into m r स्क्वायर, और इसमें आपको t का प्रोडक्ट कर देना है। ये r/2 समझ गए क्यों लिखे, क्योंकि न्यू रेडियस यहाँ पे r/2 हो गई है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/5 और ये 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, r से ये r फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो t डैश है न्यू टाइम पीरियड यहाँ पे 1/4 बच रहा है, मतलब t/4 के बराबर बच रहा है। तो जो नया टाइम पीरियड है ये सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू t/4, मतलब अभी ये 24 आवर है। तो अब अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी देर में घूमने लगेगी, 6 आवर में घूमने लगेगी। मतलब जो दिन और रात हैं वो मिला के 6 घंटे के रहेंगे, 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। समझ गए ना। तो ये एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहा है अपन, अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं पेज नंबर 4 पे। Now this is page number 4 and अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल आप इमेजिन कर लो, इस पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये यहां से एक हमने इसमें स्ट्रिंग लिए हुए और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये पार्टिकल का मास है और पार्टिकल की स्पीड अभी भी है और ये इस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे घूम रहा है एंड दिस इज द स्ट्रिंग। यहाँ पे होल है जिसका यूज कर लिए हमने यहाँ पे, और ये पार्टिकल को आप सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो और इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे खींचते जाते हो। तो पार्टिकल की जो स्पीड है इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, पार्टिकल की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा ये निकालना। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम यहाँ पे रस्सी को धीरे धीरे नीचे खींचते जाते, मान लो मैं इसको नीचे पुल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो कोई फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मान लो ये स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, दिस इज द स्मूथ सरफेस, और ये रस्सी को मैं अगर नीचे खींचते जाऊं तो यहाँ से जो रेडियस है ये छोटी होते जाएगी। तो इसकी इस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना क्या क्वेश्चन। यहाँ पे एक पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यूजिंग द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को अगर हम नीचे पुल करने लगे तो इसकी रेडियस चेंज होगी, ठीक है ना। इसको पुल करोगे सो दैट न्यू रेडियस विल बी r/2 कर दूं, तो इसकी लीनियर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको भी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, कि किस तरह से आ रहा है यहाँ पे कि इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा पार्टिकल यहाँ पे, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो अभी देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही फोर्स लग रहा है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो mg और नॉर्मल रिएक्शन है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि एक्सिस के पैरेलल हो गए, ठीक है ना। तो जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं या जो फोर्स एक्सिस पे लगते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते। अभी जैसे यहाँ पर भी
अगर आप देखोगे तो इस पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेंशन, और टेंशन फोर्स खुद एक्सिस से पास हो गया, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा अब यहाँ पे, है ना। इसलिए इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट z dash axis is 0. So this is अब यहाँ पे सर्कुलर पाथ में जो एंगुलर मोमेंटम होता है m v r हम लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू m into v dash into r dash। तो मास से मास वाला टर्म कैंसिल हो गया, v into r is equals to v dash, और r की वैल्यू हमने कितना बोले क्वेश्चन में कि इसका खींच दो इसको नीचे कि रेडियस हाफ बचे, तो कैलकुलेशन कर ली, ये r से r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर v dash is equals to 2 times v, मतलब पार्टिकल के जो घूमने की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डबल हो जाएगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अब पेज नंबर 5 पे आते हैं। अर्थ के मोशन को अगर अपन देखें, यहाँ पे अर्थ के मोशन को, अर्थ सन के चारों तरफ किस तरह से घूमती भाई, अर्थ सन के चारों तरफ कौन सा पाथ में घूमती, दिस इज द सन, और ये कौन सा पाथ होता है इसका, इलिप्टिकल पाथ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कभी तो ये सबसे दूर रहती है और कभी सन के सबसे नजदीक आती है, तो जो पाथ होता है अर्थ का सन के चारों तरफ, ये इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसमें सन एक फोकस पे है और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये सबसे दूर है, ये सपोज अर्थ है, या फिर आप प्लैनेट इमेजिन कर लो, और ये सन हो गया, सन का मास m, इसका मास स्मॉल m, और जब ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, तब डिस्टेंस कैसा होता है, सबसे कम होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूं कि जब अर्थ सन से सबसे दूर रहती, कौन सा पाथ होता है यहाँ पे इसका, दिस इज इलिप्टिकल पाथ, ये इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कैसी रहेगी, सबसे कम रहेगी, और जब ये सबसे नजदीक आएगी सन के, तब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो कुछ रिलेशनशिप बनेगी कि नहीं बनेगी इस पे, तो रिलेशनशिप क्या है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे सन से लेकर यहाँ तक ये रेडियस वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये रेडियस वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इधर पे अच्छा, अर्थ का जो मोशन है इलिप्टिकल पाथ, ये किसके कारण, या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है g, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r मैक्सिमम स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अर्थ पे कौन प्रोवाइड करा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको प्रोवाइड करा रहा है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर आप इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन देखोगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे मान लो ये जेड जेड डैश एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ यहाँ पर रोटेट हो रही है इलिप्टिकल पाथ में। तो जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स, ये कहां से पास हो रहा है, एक्सिस से ही पास हो रहा है, इसलिए अर्थ पे नेट टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि कोई मूवमेंट आर्म नहीं बनेगी फोर्स के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख दें नेट टॉर्क अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस ऑन अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा है, यहाँ पे 0 है, मतलब अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है। और इसको कैसे कैलकुलेट कर लोगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल, एंड सपोज दिस इज द इनिशियल कंडीशन,
ये पूरे पाथ में कंजर्व रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कौन सी पोजीशन के लिए लिखा हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जब सन से बहुत दूर है और जब सन के बहुत पास है, तो क्या रिलेशनशिप आ रही है। बाकी एंगुलर मोमेंटम पूरे पाथ के लिए कंजर्व होगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये फाइनल जब ये सन के सबसे पास है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगा मास ऑफ अर्थ एंड स्पीड। यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि भाई सबसे दूर है तो स्पीड सबसे कम है, बट मैंने यहाँ पे स्पीड v1 लिख दिया और डिस्टेंस कैसा हो गया यहाँ पे मैक्सिमम, एंड इट इज अगेन मास ऑफ अर्थ एंड स्पीड इज v2 एंड डिस्टेंस कैसा यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है और यहाँ पर की स्पीड v2 है। बाद में हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों मैक्सिमम और मिनिमम है। ये टर्म आपका हो गया कैंसिल। तो v1 इंटू आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू v2 इंटू आर मिनिमम। तो अभी देखो ये जस्टिफाई हो गया, डिस्टेंस सबसे ज्यादा तो स्पीड कम रहेगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसलिए यहां पर स्पीड मैक्सिमम सॉरी मिनिमम आएगी जब ये सन के सबसे दूर है, और जब सन के सबसे पास है तो स्पीड कैसी रहेगी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे जब सन के सबसे दूर रहेगी यार, तब उसकी स्पीड कम होती है, घूमने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। सभी प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, अगर परफेक्ट सर्कुलर मोशन होता, परफेक्ट सर्कुलर मोशन, ठीक है, परफेक्ट सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम तो वैसे भी कंजर्व होता, लेकिन वहां पे स्पीड कांस्टेंट बनी रहती। तो यहाँ पे जो घूमने की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखोगे। और जो सीजन्स होते हैं हमारे, है ना, दिन और रात किसके कारण होते हैं, एक्सिस पे घूमने के कारण होते हैं। और जो सीजन्स होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये किसके कारण होते हैं, चारों तरफ रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। ठीक है ना, इसलिए सीजन्स यहाँ पे वेरी करते हैं। किसी भी सीजन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है कि सभी सीजन इक्वल टाइम पीरियड के होंगे, वो उसका रीजन ये होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो रेट ऑफ रेवोल्यूशन है अर्थ का वो अलग अलग है। तो जब ये सन के पास आने लगती है तो रेट ऑफ रेवोल्यूशन कैसा हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, और जब दूर रहती है तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हाँ सर। देन पेज नंबर 6 एक सिंपल सा, जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज ये एक टर्न टेबल में लेता हूं यहाँ पे, और इस पे एक पर्सन को मैंने खड़ा कर दिया है और दोनों हाथ पे इसने डंबल लिया हुआ है। ठीक है, ये टर्न टेबल बेटा यहाँ पे रोटेट हो रही है। दिस टर्न टेबल इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो टेबल है ना, ये पूरी टेबल टर्न हो रही विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ये पर्सन बीच में हमने खड़ा कर दिया, हाथ फैला के रखा हुआ है, डंबल्स इसने अपने हाथ पे रखा हुआ है। ठीक है, नाउ ये पर्सन क्या करता है, अपने हाथ को फोल्ड कर लेता है। हाथ को फोल्ड करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसने हाथ को फोल्ड कर लिया। तो जो टर्न टेबल रोटेट हो रही थी, दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अब न्यू एंगुलर वेलोसिटी टर्न टेबल की ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा, बी ऑप्शन ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा, सी ऑप्शन ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, डी ऑप्शन इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, नन ऑफ दिस। चलो ऐसा लिख देते, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए? पहले डंबल को फैला के रखा हुआ है इसने, टर्न टेबल रोटेट हो रही है, और उसके बाद वो हाथ को क्या कर लेता है, ऐसा सिकोड़ लेता है। तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टर्न टेबल की,
ये टर्न टेबल है ना, दिस इज द टर्न टेबल। टर्न टेबल देखा है, ये टर्न टेबल, टर्न टेबल देखा है कि नहीं देखा? अरे भाई प्रदर्शनी में देखा होगा ना, वो बच्चों को उसमें घुमा देते हैं वो लोग, है ना? अरे जो छोटे छोटे बच्चों को प्रदर्शनी में देखा ना, ये जो झूले होते हैं हाँ छोटे छोटे, है ना, हाँ सर। उसमें घुमा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बैठा देते हैं। यहाँ पे गाड़ियां बनी होती हैं और उस पे बच्चों को बैठा देते हैं, फिर वो हाथ से घुमा देते हैं, हाथ से घुमाने के बाद छोड़ दे तो भी वो घूमता ही रहता है ना? और मान लो वो घूम रहा है और हम मान लो वहां से बच्चों को उठाते जाएं, तो एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लेना यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो ये एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो देखो यहां पर क्योंकि मास दूर दूर है, तो ये इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश। व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और कौन सा ज्यादा है? ये आई ज्यादा है कि आई डैश ज्यादा है? कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देखोगे आप, आई डैश इज ग्रेटर देन आई, बरोबर है? सिंस आई डैश इज ग्रेटर देन आई डैश इज लेस देन आई, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसा हो गया यहाँ पे? कम हो गया, क्योंकि सिकोड़ लिया, एक्सिस के पास में मास आ गए। अब क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कैसा यहाँ पे 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इक्वल्स टू आई डैश ओमेगा डैश। तो बस यहां से ये कंक्लूजन निकल कर आ गया, सीधा सीधा लिख दें, आई ओमेगा इज इक्वल्स टू आई डैश ओमेगा डैश। तो अभी डायरेक्ट बता दो यहाँ पे, अगर आई डैश कम है तो ओमेगा डैश ज्यादा होगा, तो ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे? सी ऑप्शन इस पे आ गया। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना बेटा कि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इनके ग्राफ भी यहाँ पे बना सकते हो, ग्राफिकली भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स के कुछ क्वेश्चन। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लासेस पे देखेंगे, ठीक है ना? नए चैप्टर हम